अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मो। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म्स के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एंड वी हैव रीच टुडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटालिसिस मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। सो देखें, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कैटालिसिस की, तो अब तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है रिगार्डिंग कैटालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिसिस मीन्स इंक्रीमेंट इन dx ओवर dt यानी कि रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब तक जब कैटालिसिस को यानी कि इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी ना। मतलब आपको पता है कि जो आपके पास एंजाइम है, ठीक है, उसके पास यानी एंजाइम की एक खास किस्म की एक्टिव साइट होती है। अगर हम लोग कुछ यहाँ पर ड्रॉ करें एंजाइम एक्टिव साइट, सो लेट्स से कि ये आपके पास एक एंजाइम है और ये उसकी एक एक्टिव साइट है, दिस वन, राइट। और उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे ये सबस्ट्रेट आके अटैच होगा राइट देयर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो एक्टिव साइट है इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल ग्रुप्स जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेजेंट केमिकल ग्रुप के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जब वो केमिकल ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो दे इंटरेक्ट वाया नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ना, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। और जब वो इंटरेक्ट करेंगे सो दे रिलीज सम काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन मतलब नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। बिकॉज जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी एग्जैक्टली रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी इट इज ऑलमोस्ट 5 यानी कि 4 से लेकर अराउंड 40 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास नॉर्मली वो एनर्जी पर बॉन्ड आपके पास प्रोड्यूस हो सकती है। 40 किलो जूल मतलब कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, शायद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो जब आपके पास ये एनर्जी रिलीज होती है वाया दिस बाइंडिंग इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, तो वो जो आपके पास रिलीज एनर्जी है उसको आप लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं एंड इट इज इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। लेकिन आपको पता है कि जो आपके पास ऑप्टिमम बाइंडिंग एनर्जी है, ऑप्टिमम बाइंडिंग एनर्जी, इट इज ओनली लिमिटेड टू ऑप्टिमम बाइंडिंग, ऑप्टिमम बाइंडिंग, और वो आपके पास होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है इट इज ओनली द मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स, मतलब कि वो मिली सेकेंड से लेकर आपके पास नैनो सेकेंड, मतलब कि बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी कि अब तक जो हम लोग कैटालिसिस समझते हुए आ रहे थे विच इज टोटली बेस्ड ऑन दिस बाइंडिंग एनर्जी, इट इज ओनली लिमिटेड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। बट आपको पता है कि रिएक्शंस इतने छोटे नहीं होते। सो उस रिएक्शन के अंदर पूरे ड्यूरेशन तक कैटालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से आपका काम नहीं बनने वाला। सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट मैकेनिज्म्स जिसकी मदद से आप लोग ये कैटालिसिस विच इज इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं। मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, वो इस तरह से कैटलिस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट डिफरेंट टाइप्स, और फिर हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, सो अगर इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब के एंजाइम कैटलिसिस मैकेनिज्म्स, सो वी हैव 3 मेजर टाइप्स। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेजरली हम लोग 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मतलब के टाइप्स ऑफ कैटलिसिस mechanisms, right? So we have 3 right there. First of all we have acid base catalysis, then at second we have covalent catalysis, and at third we have metal ion catalysis, So now let us talk about them one by one. So first of all आइए डिस्कस करते हैं on acid base catalysis. Acid base catalysis. So let me underline it first. So as we know कि जो आपके पास नॉर्मली रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि नॉर्मली आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल reactions, it mostly constitutes on different kinds of intermediates, जिसको आप लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये असल में इस तरह की अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एंजाइम मतलब अगर हम लोग एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के ऊपर बात करें तो ये मोस्टली आपके पास एंजाइम
और सबस्ट्रेट के मिलने से बनती हैं। और ये अनस्टेबल स्पीशीज जब टूटती हैं, यानी कि व्हेन इट ब्रेक डाउन, ठीक है, व्हेन इट ब्रेक डाउन, सो ये आपके पास एग्जैक्टली एंजाइम्स और प्रोडक्ट में टूटती हैं। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। मतलब कि ये उतनी देर तक बनते ही नहीं है कि आपके पास सबस्ट्रेट के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस किए जा सकें कि वो आपके पास प्रोडक्ट में बने। तो उन अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स को हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड फॉर स्टेबलाइजिंग दैट इंटरमीडिएट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपने नोट रखनी है कि मोस्टली जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, दे आर चार्ज स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज मतलब कि उनके ऊपर एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। So they can be stabilized by donation or exception of proton। मतलब कि लेट से आपके पास एक जो चार्ज स्पीशी है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो अनस्टेबल है, तो अगर आप वहां पर उसको प्रोटॉन देते हैं, मतलब कि इफ यू डोनेट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंटरमीडिएट ऐसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर आप उससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करें तो शायद उसकी जो अनस्टेबिलिटी है उसके अंदर कुछ कमी आ सकती है। सो इस किस्म की कैटालिसिस जिसमें कोई भी ग्रुप किसी भी सबस्ट्रेट की अनस्टेबल इंटरमीडिएट से प्रोटॉन एक्सेप्ट करे या उसको डोनेट करे, उस किस्म की कैटालिसिस को आप लोग एसिड बेस कैटालिसिस कहेंगे। सो लेट मी रेज दैट ताकि मैं इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ टाइप्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। सो इट इज डिफाइंड एज when an unstable intermediate is stabilized by donating or accepting a proton. So such catalysis exactly is known as exactly acid base catalysis, यानी कि acid base catalysis। अच्छा, इसकी भी आपके पास दो टाइप्स है फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्पेसिफिक acid base कैटालिसिस। ये इस किस्म की कैटालिसिस है जिसके अंदर जो आपके पास प्रोटॉन डोनेशन है, मतलब कि प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्शन इज डन बाय अ नॉर्मल वाटर, मतलब कि शायद मतलब कि अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा करे, मतलब कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट करे और डोनेट करके वो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, OH नेगेटिव, या वो एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के बाद वो एग्जैक्टली H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। मतलब या तो वाटर या कोई दूसरी एसिड या बेस, मतलब कि या कोई दूसरी एसिड जिसको आप लोग H3O पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, या कोई बेस या फिर वाटर। मतलब कि अ काइंड ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस जिसके अंदर जो प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और उसकी डोनेशन है, अगर वो इन तीनों स्पीशीज में से कोई एक करे तो उसको आप लोग स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस करेंगे। मतलब कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक जगह पर प्रोटॉन डोनेट करना है, तो वहां पर आपका एसिड काम आया, मतलब कि एसिड ने अपना प्रोटॉन उसको डोनेट किया। लेट मी राइट इट विद थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज ये H3O से आप लोग मतलब कि कंफ्यूज हो सकते हैं। सो लेट्स से कि आपके पास इट इज HA मीन्स एसिड एंड यू हैव MOH यानी कि बेस, यानी कि जब कभी भी कोई एसिड बेस या वाटर, आप पता ना कि जो वाटर है इट कैन एक्सेप्ट एज वेल एज इट कैन डोनेट प्रोटॉन। दैट्स वाई इसको आप लोग एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं, बिकॉज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल आर सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन, मतलब कि वो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। सो इन तीनों में से अच्छा ये एसिड बेस कौन सा होगा? कोई जनरल, मतलब कि कोई दूसरा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास एक इस किस्म की कैटालिसिस है, फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, तो अगर वो HCl प्रोटॉन डोनेट करके किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबल कर रहा है, तो उस किस्म की कैटालिस्ट को आप लोग स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस कहेंगे।
एंड इसी तरह से अगर उन मतलब कि इस किस्म की एसिड बेस कैटालिसिस में एसिड बेस या फिर वाटर में से कोई चीज़ इन्वॉल्व है, उसको आप लोग स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस कहेंगे। अगर हम लोग बात करें जनरल के बारे में, मतलब कि देयर इज अ सेकंड टाइप, लेट मी रेज दैट, आई होप सो कि आपने ये नोट कर लिया होगा। लेट मी रेज दैट कंप्लीटली। एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली ना, विच वाज स्पेसिफिक। नाउ वी हैव सेकंड टाइप विच इज जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। अच्छा, ये जो आपके पास जनरल एसिड बेस कैटालिसिस है, ये एक सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का। अच्छा, जो आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक वन, स्पेसिफिक वन यानी कि स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस प्रॉब्लम ये है कि लेट से आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, आई डोंट नो कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है गलत, लेकिन लेट्स से कि आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और लेट्स से कि वो एक ख़ास किस्म के टाइम के अंदर 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 सेकेंड्स के अंदर वो टूट जाता है, इट विल ब्रेक। तो अगर वो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस इस टाइम से पहले यानी कि इससे कम टाइम के अंदर उस इंटरमीडिएट से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर या उसे डोनेट कर उसको स्टेबलाइज कर सकती है, तब तक वो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस ठीक है। देखें, इंटरमीडिएट मोस्टली अनस्टेबिलिटी की वजह से टूट जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो उसकी टूटने के मतलब कि लेट्स से कि जब इंटरमीडिएट बना और उसके 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 सेकंड के अंदर वो टूट जाएगा। अगर इससे पहले मतलब कि इससे कम टाइम के अंदर अगर स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर दे, ठीक है, और इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दे, तब तक स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस ठीक है, यानी कि इट डोनेट्स द प्रोटॉन बिफोर इंटरमीडिएट ब्रेक्स डाउन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केस कुछ इंटरमीडिएट इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस से हैंडल नहीं होते, एंड फॉर दैट यू हैव जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। इसके अंदर जो ये आपके पास एसिड बेस कैटालिसिस का जो फंक्शन है, इट इज परफॉर्म बाय एग्जैक्टली, आई थिंक आपको पता लग गया होगा, सम अमाइनो एसिड, सम एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड इनसाइड active side of what exactly? Of enzyme, because active side आपके पास enzyme में तो होती है ना, enzyme मतलब कि आपको पता है कि आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर, मतलब कि एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन ना, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वो भी आपके पास प्रोटीन की सिग्नेचर होगी। और अगर उस एक्टिव साइट के अंदर कोई ऐसे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं, ठीक है, जो कि आपके पास एसिड हैं या तो बेस हैं, ठीक है, और वो जो एसिडिक एंड बेसिक आपके पास अमाइनो एसिड हैं, अगर वो आपके पास प्रोटॉन डोनेट भी कर सकेंगे अगर वो एसिडिक हैं, और वो एक्सेप्ट भी कर सकेंगे अगर वो बेसिक हैं। सो दैट काइंड ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, जिसके अंदर आपके पास जो एसिड बेस कैटालिसिस का जो फंक्शन है, इट इज परफॉर्म बाय वन ऑफ द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज व्हिच इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, which is present inside the active side of enzyme. So such kind of acid base catalysis is known as your general acid base catalysis. इसमें आपके पास जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन जिसके R ग्रुप के अंदर आपके पास एक इमिडाइजोल रिंग होती है, ये जो आपके पास हिस्टिडीन है, इसका जो pKr है, pKr इट इज नियर टू, मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 7, मतलब कि न्यूट्रलिटी की तरफ इसका pKr है, मतलब कि इट कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन, मतलब कि ये आपके पास डोनेट भी कर सकता है, डोनेट एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब कि ये जो आपके पास हिस्टिडीन है, ठीक है, ये आपके पास एक M4 टेरिक मॉलिक्यूल है। आई होप यू मे सीन दैट M4 टेरिक, राइट। अच्छा, इस हिस्टिडीन का फंक्शन आप लोग आगे जाके हम लोग जब एक खास किस्म का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, विच इज द मैकेनिज्म ऑफ कीमोट्रिप्सिन, a specific enzyme which breaks the amino acid, मतलब के the peptide bond in between two amino acid, उसके अंदर हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, मतलब के इस हिस्टिडीन का एम्फोटेरिक फंक्शन देखेंगे, जहाँ पर वो डोनेट भी करेगा और वो एक्सेप्ट भी करेगा प्रोटॉन को। सो दैट्स इट विद द एसिड बेस कैटालिसिस। अब आइए बात करते हैं कोवेलेंट कैटालिसिस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेज इट एंड लेट मी रेज इट आल्सो बिकॉज आई होप सो कि आपने ये भी नोट रखा होगा। नाउ यू हैव योर कोवेलेंट कैटालिसिस, कोवेलेंट कैटालिसिस। इसको आप लोग एक और नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और नहीं ये एंड है, एंड न्यूक्लियोफाइल कैटालिसिस। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑन कोवेलेंट कैटालिसिस, तो नाम से जाहिर है कि ये इस किस्म की कैटालिसिस है जिसके अंदर आपके पास जो एंजाइम्स हैं, मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट के दरमियान यू हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी इजी राइट। अच्छा, ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट काइंड ऑफ कैटालिसिस है, बिकॉज आपके पास एज वी नो कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है सो इट विल रिजल्ट्स इन द इंक्रीमेंट, मतलब कि इन द रिलीज ऑफ और इन द इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ऑलमोस्ट इन बिटवीन 100 to 500 किलो कैलोरीज पर मोल, और वो जो एनर्जी है इट विल प्ले अ ग्रेट रोल इन द कैटालिसिस। अच्छा, अब इसको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं? आपको पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मीन लविंग एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स दैट कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species, and on the other hand you have your nucleophile, and और अगर न्यूक्लियोफाइल मतलब कि ये न्यूक्लियस को लव करता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, मतलब कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, राइट। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि लेट से आपके पास ये ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है एंड देन मतलब कि ये एक ग्रुप है जो कि आपके पास सबस्ट्रेट के ऊपर प्रेजेंट है, और ये आपके पास जो मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनाने जा रहा हूँ, दिस यू हैव दिस Z, एज यू कैन सी कि इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और ये आपके पास जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस स्पीशीज, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट RZ, ठीक है, एंड प्लस this X is a leaving group। ये जो आपके पास लीविंग ग्रुप है इट इज आल्सो एन न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये वीक होता है, इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये जो आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि इसकी जो पावर है एज फार एज इट्स लव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये इन शॉर्ट इसके अंदर जो नेगेटिविटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी कम होती है, दैट्स व्हाई इट्स अ weak nucleophile, और it's also मतलब कि it is easily substituted by your strong nucleophile। so as you can see आपके पास ये पिक्चर है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो कि आपको नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसकी पिक्चर है, एंड यू कैन सी कि इस तरह से आपके पास नेचर में ये तमाम किस्म की डिफरेंट वैराइटीज ऑफ योर इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल आपको मिलते हैं। सो एज वी नो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की, तो हमें एक और चीज़, मतलब कि एक और टॉपिक को भी समझना पड़ेगा, विच इज एग्जैक्टली SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वो आपके पास इन एंजाइम्स के अंदर भी होते हैं। सो दैट्स वाई जो आपने इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी थी वो आपको यहाँ पर फायदा देगी। सो आपके पास कोवेलेंट कैटालिसिस में भी आपके पास दो किस्म की कैटालिसिस हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर SN1 मैकेनिज्म, इसको आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जानते होंगे शायद, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे। अच्छा, ये इस किस्म के रिएक्शंस होते हैं जो कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास रिएक्शन का रेट है इट टोटली डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर आपके पास पूरा का पूरा जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा होता है। सो अगर हम लोग वापस से वही इक्वेशन लिख लें जो हम लोगों ने लिखी थी, सो इट इज RX एंड देयर इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स गोइंग टू ब्रेक इनटू योर RZ प्लस X, मतलब कि लीविंग ग्रुप। सो ये आपके पास एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इन शॉर्ट SN1 की एक एग्जांपल है। असल में इसके अंदर जो आपके पास रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग जो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज रेट इज ऑल अबाउट रेट लिमिटिंग। रेट मींस टाइम, मतलब कि कितने टाइम में वो रिएक्शन हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है
कंज्यूमिंग, वो आपके रेट को लिमिट करता है। अच्छा, तो इस किस्म के जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास ये मतलब कि RX मतलब कि प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, उसकी जो ब्रेक डाउन है, मतलब कि RX, इसकी जो ब्रेक डाउन उसका जो स्टेप होता है वो आपके पास रेट लिमिटिंग होता है। यानी कि इस स्पीशी के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि जो आपके पास यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसका जो पूरा का पूरा रेट है, या उसका जो पूरा का पूरा रिएक्शन है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। या इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं जितने भी अनस्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास ये SN1 होते हैं। मतलब कि इस तरह के रिएक्शन जिसमें आपके पास जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या जो आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो जितने भी आपके पास उस किस्म की कोवलेंट कैटालिसिस होती है दे मोस्टली कैरिड आउट बाय दिस SN1 काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो भाई बात करते हैं SN2 के ऊपर। सो इफ आई टॉक अबाउट SN2 तो मुझे यहाँ पर से कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके पास मिटानी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, then this uni, right, and only मिटाना पड़ेगा because now it's not one, इसको हम लोग फर्स्ट को भी मिटा देंगे, ठीक है, और ये इक्वेशन भी दोबारा से। और ये जो आपके पास जो SN2 वाले होते हैं दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। वो कैसे होते हैं थोड़ी देर में आपको पता लगने वाला है, धीरे धीरे। SN2 and now this is previously 1, now it's bimolecular। अच्छा, और ये जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन 2 मोली यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन। और ये जो आपके पास काइनेटिक्स फॉलो करता है इट इज एग्जैक्टली, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू ऑल द करेक्शंस। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट, और ये आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। असल में ये जो आपके पास SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास होगा ये कि अगर मैं इसकी इक्वेशन कुछ लिखूँ, सो लेट्स से कि आपके पास ये प्रीवियस वीक न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल था, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, एंड ये जो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ये कुछ इस तरह से था। आई होप सो कि मैंने अच्छी तरह से याद रखा होगा अपने इंटरमीडिएट्स को, राइट, एंड इट विल देन ब्रेक डाउन इनटू योर RZ प्लस X। अगर मैं इस मिड वाले को थोड़े डिफरेंट कलर से लिखूं तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इट वॉज your X R Z। अच्छा देखें, हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल एंड आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल था, और ये आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपके पास आया। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जब Z यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा उस वक्त जो SN1 था उसके अंदर जो आपके पास X था वो उसके साथ अटैच नहीं था। अगर वो ड्यूरिंग द अटैक अटैच रहेगा, ठीक है, तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो रेट है, मतलब कि ये जो स्टेप है ये आपके पास रेट लिमिटिंग हो जाएगा। देखें, एंड ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं, या इन शॉर्ट वो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बने वो एक खास डायरेक्शन और एक खास ओरिएंटेशन में हो। देखें, बिकॉज जब ये X साथ अटैच रहेगा तो ये इस R को या इन शॉर्ट इस इलेक्ट्रोफाइल को रोटेट करने या फिर किसी खास डायरेक्शन में मूव करने वो नहीं देगा, और ये जो R है ये एक स्टिल पोजीशन में रहेगा ड्यूरिंग दैट जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। सो दिस इज योर SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन 2 मॉलिक्यूल्स, और ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। और वो 2 मॉलिक्यूल कौन से होंगे एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस RX, मतलब कि RX की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड आल्सो जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी आपके पास ये जो रेट है
वो डिपेंड कर रहा होगा। एंड एज वी डिस्कस के व्हाई इट हैपेंस बिकॉज जो आपके पास रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बने या इन शॉर्ट जो आपके पास इंटरमीडिएट हो किसी भी रिएक्शन का, इट शुड बी स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, सो मोस्टली आपके पास लिविंग सिस्टम में जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो आपके पास स्टीरियोमेट्रिक जो कन्फर्मेशन है किसी भी इंटरमीडिएट की, प्रोडक्ट की, रिएक्शन की, रिएक्टेंट की, सबस्ट्रेट की, वो मेंटेन रहनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि लिविंग सिस्टम और बायो रिएक्शंस इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। एंड वन थिंग मोर, ये आपने बात याद रखनी है कि जो आपके पास पार्ट ऑफ एंजाइम्स विच इज इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स दैट पार्ट ऑफ एंजाइम और even coenzyme which is involved in what in this covalent catalysis, वो आपके पास बाद में क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली रिकवर हो जाएंगे। रिकवर क्यों? बिकॉज एंजाइम का बेसिक डेफिनेशन ये है, मतलब कि एंजाइम की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट विल कैटलाइज द रिएक्शन एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट कम एज इट गोज इनटू द रिएक्शन। मतलब कि वो कंजर्व रहता है अपनी कन्फर्मेशन के ऊपर, अपनी शेप के ऊपर, अपनी हर तरह की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो एंजाइम है इट रिमेन्स एज इट इज एंड वो रिएक्शन को कैटलाइज करके आ जाता है। तो जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं, कोएंजाइम के हैं या फिर एंजाइम के हैं, अमाइनो एसिड्स के हैं या कोफैक्टर के हैं जो कि आपके पास कोवेलेंट कैटालिसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम के तमाम एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस रिकवर हो जाएंगे। मतलब कि अगर लेट्स से अगर ये यहाँ पर इसको अटैक कर रहा है तो एक नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा जिसके अंदर ये जो Z है ये वापस से रिमूव होकर अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल जब हम लोग जो आपको एंजाइम्स की डिफरेंट किस्म की टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म्स को, तो उसके अंदर हम लोग वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि ये जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ दैट एंजाइम पार्ट है किस तरह से होता है। सो दैट इज इट विद द कोवेलेंट कैटालिसिस। अब आइए बात करते हैं मेटल आयन कैटालिसिस के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं मेटल आयन कैटालिसिस, जिसको आप लोग लेविस एसिड बेस कैटालिसिस भी कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लेविस एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय लेविस बेस? लेविस एसिड it means electron pair acceptor, and Lewis base it means electron pair donator। अच्छा, ये खास किस्म की मेटल आयन कैटालिसिस, मतलब इसको आप लोग मेटल आयन कैटालिसिस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो आपके पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेटल आयन होते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेटल आयन, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग उनमें से कुछ को लिखें यहाँ पर, सो लेट से आपके पास मशहूर ज़माना आयरन, ठीक है, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, फॉर एग्जाम्पल। मतलब ये इस किस्म के जो आपके पास बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मेटल आयंस होते हैं, दे एक्ट एज अ एग्जैक्टली लेविस एसिड राइट देयर, ठीक है। और जो आपके पास अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज मोस्टली इन द एक्टिव साइड दे एक्ट एज लेविस बेसिस। मतलब कि ये अपने ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर वो डोनेट करते हैं कि इनको, इन मेटल आयन को, और इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? लेट मी राइट थोड़ा सा नीचे करके ताकि एक लाइन में आ जाए। कोऑर्डिनेट, अब ये फेड होना शुरू हो गया है, कोवेलेंट कैटालिसिस। इसके दो रोल हो सकते हैं, मतलब कि जो आपके पास कोवेलेंट कैटालिसिस है इसके दो रोल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी लेट मी राइट अगेन, थोड़ा सा पीछे करके। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि इससे जो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, इट विल बी इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस, जिस तरह से आपने नॉर्मली जो पीछे आपने बाइंडिंग एनर्जी का रोल देखा। इसके अलावा इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो आपके पास है एग्जैक्टली स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अच्छा, नॉर्मली जो आपके पास ये मेटल आयन होते हैं, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इनसाइड द एंजाइम्स, मतलब कि एंजाइम का पार्ट होते हैं जिसको आप लोग कोफैक्टर के नाम से जानते हैं, कोफैक्टर, और इट कैन बी टेकन अलोंग विद सबस्ट्रेट, टेकन अलोंग विद सबस्ट्रेट्स। मतलब कैसे भी नो कि जब आपके पास सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में एंजाइम की इंटर हो रहा होता है, क्या हो गया? सबस्ट्रेट,
तो अलॉन्ग विद सबस्ट्रेट आपके पास जो मेटल आयन है उनको भी अंदर ले लिया जाता है एंड इट इन्वॉल्व इन कैटालिसिस एंड दे आल्सो मीडिएट द कैटालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ये जो आपके पास मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन, दे डू व्हाट, दे डू कैटालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और आपके पास रिडक्शन भी हो रही होती है, राइट। अच्छा, ये इस वजह से बिकॉज आपके पास जो मेटल आयंस होते हैं उनकी रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब कि दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट रिवर्सिबली, मतलब कि वो इंक्रीज भी कर सकते हैं रिवर्सिबली और डिक्रीज भी कर सकते हैं। और वो जो रिवर्सिबल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनको हेल्प करता है टू कैटलाइज योर redox reactions. So that is it with the metal and catalysis also. I hope so कि आपको ये different types of enzyme catalysis mechanism समझ आया होगा. So if you like this video, so please do share this video with your friends and anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Goodbye.